एक एक करके रूल समझ लो, क्योंकि आपको एग्जाम में लिखना पड़ेगा। सिर्फ ये पॉइंट ऐसे नहीं आएगा, ऐसे भी न्यूमेरिकल आने के चांसेस है, बट रूल्स भी आ सकते हैं, तो आपको इंग्लिश में लिखना पड़ेगा इसको। तो इसको इसके रूल्स समझ लो। रूल्स, अब सिग्निफिकेंट फिगर क्या होते हैं, वो हम जो वैल्यूज़ होती है उसको हम क्या करते हैं, कुछ नंबर्स देते हैं। जैसे अभी इसमें 4.0065 है, तो यहाँ टोटल कितने कितने नंबर्स है, 1 2 3 4, इन चारों नंबर की वैल्यू है। तो अगर कुछ नंबर्स की वैल्यू होती है, हाँ, अगर कुछ नंबर्स की वैल्यू होती है तो उसको हम सिग्निफिकेंट फिगर बोलते हैं। आया समझ में? जिन नंबर्स की वैल्यू होती है उसको हम सिग्निफिकेंट फिगर बोलते हैं। क्लियर है आपको? सिग्निफिकेंट फिगर का मतलब जिसका कुछ वैल्यू है। अभी फर्स्ट देखो, फर्स्ट पॉइंट क्या है, द नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। जो नॉन जीरो डिजिट्स होते हैं, अब नॉन जीरो का मतलब जो जिसके आगे जीरो नहीं, जो जीरो नहीं है। जीरो के अलावा क्या, 1 से लेके 9 तक, है ना? जीरो के अलावा क्या होता है, 1 से लेके 9 तक, तो वो क्या हो जाएंगे, सिग्निफिकेंट। द नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। अब एक बात बताओ, इसमें कहीं पे जीरो दिखाई दे रहा है आपको? नहीं। तो इसमें टोटल नंबर्स कितने, 1 2 3 4 5, तो ये पांचों नंबर की वैल्यू है कि नहीं? पांचों नंबर की वैल्यू है, तो इनको हम क्या बोलेंगे, इनको हम बोलेंगे सिग्निफिकेंट फिगर। आया समझ में? वो थोड़ा बैग जरा इधर रख, मैं रख देता हूँ, लो तुम्हारा बैग दे दो, वो वाला दे दो, इधर ही रख दो, ऊपर रख, चलेगा। ओके, देखो अभी नॉन जीरोस का मतलब है, ये मैंने बता दिया कि 5 वैल्यू है, 5 नंबर्स है ना जो सारे नॉन जीरोस है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, 5। इसका सिग्निफिकेंट फिगर का वैल्यू क्या होगा, हाउ मेनी फिगर्स आर देयर, 1 2 3 4 5, तो हम इसकी वैल्यू लिखेंगे 5। ओके, अभी नेक्स्ट वाला पॉइंट, तो फर्स्ट पॉइंट में क्या लिखोगे, ऑल नॉन जीरोज आर सिग्निफिकेंट फिगर। आया समझ में? फर्स्ट पॉइंट क्या लिखोगे एग्जाम में, ऑल नॉन जीरोज आर, नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट फिगर। ओके, ये हो गया फर्स्ट पॉइंट। तो एक कोई भी एग्जाम्पल ले लेना, जरूरी नहीं है 127.3 से 4 ही लो, आप अपने हिसाब से कोई भी वैल्यू ले लेना, जैसे कि 156.50, आपके हिसाब से ले लेना वैल्यू, तो उसमें भी कितने होंगे। अब 50 है, मान लो अगर मैंने लिखा यहाँ पर 126 या 156.50 लिखा है मैंने, लेकिन ये जीरो की वैल्यू है या नहीं, अरे है। अगर ये जीरो ऐसे लिखा जाए तो इसकी वैल्यू नहीं है, क्योंकि ये पॉइंट ये इसके 5 के पहले आ रहा है, लेकिन 5 के बाद अगर मैं बोलूँ 0.00, ये 005, इतने इतने पैसे आपको मैं देता हूँ, आप मुझे इतने दे दो बस, चलेगा क्या? क्या फर्क है दोनों में? दोनों में क्या फर्क है क्या फर्क? फर्क तो बहुत है। ये तो 5 रुपए हुए, 0.00 नहीं लगाया मैंने, 0.00005 लगाया, तो 5 रुपीज ही हुआ ना ये। तो ये कितना हो गया, 5 लाख। तो वैल्यू है कि नहीं, 5 रुपए और 5 लाख में कुछ डिफरेंस है। इसका मतलब जो नॉन जीरो के आगे जीरोस लगेंगे वो सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। आया समझ में? अब इसमें वही पॉइंट कवर करने वाला हूं। तो नॉन जीरो ये है, इसके आगे वाले जीरोस, आगे आगे बोलेंगे पीछे बोलेंगे, इसको आगे ही बोलेंगे ना, अभी यहाँ इसमें बताया जाएगा। अभी देखो सेकंड पॉइंट में क्या है, ऑल जीरोस बिटवीन टू नॉन जीरो। अभी जैसे दो नॉन जीरो की वैल्यू लेते हैं, ये कोई भी नॉन जीरो की वैल्यू बोलो 1 से लेके 9 तक, बोलो कोई भी रेंडम आप बोलो, हाँ 9, ओके। और एक और नॉन जीरो की वैल्यू बोलो, क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा है, द ऑल जीरो बिटवीन टू नॉन जीरो, तो दो नॉन जीरो की वैल्यू ले लेता हूँ, एक 2 ले लेता हूँ, एक 9 ले लेता हूँ, इसके बीच में जितने भी जीरो आएंगे उसकी वो सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट किए जाएंगे। द जीरो आर प्लेस्ड बिटवीन द टू नॉन जीरोज, आए समझ में, आर कंसिडर एज सिग्निफिकेंट फिगर। समझ में आया सबको? नॉन जीरो तो सब सिग्निफिकेंट फिगर होने ही वाले हैं,
लेकिन द zeros are placed between the two non zeros are considered as significant figure। मतलब हमारे लिए जो भी वैल्यूज कंसिडर की जाती है, जैसे कि हम इसको एक वैल्यू कंसिडर करेंगे कि नहीं, पैसे को अगर इतने सारे पैसे हैं तो ये जीरो की वैल्यू होगी कि नहीं है, इसका मतलब उसको हम सिग्निफिकेंट फिगर में भी कंसिडर करेंगे। आया समझ में? क्लियर है? ओके, तो सेकेंड पॉइंट समझ में आया सबको? द जीरोज आर प्लेस्ड, प्लेस का मतलब उसको रखा गया, द जीरोज आर प्लेस बिटवीन द, किसके बीच में? बिटवीन टू नॉन जीरोज, बिटवीन द टू नॉन जीरो। हम यहाँ पर कोई भी वैल्यू को 1 से लेके 9 तक नॉन जीरो उसको कंसिडर कर रहे हैं। क्या कंसिडर कर रहे हैं? नॉन जीरो कंसिडर कर रहे हैं, और जीरो को जीरो ही कंसिडर कर रहे हैं। आया समझ में? तो ये पॉइंट लिख लोगे, क्या लिखोगे बोलो, इसको क्या लिखोगे? द जीरोज आर प्लेस्ड, जीरो प्लेस किए बिटवीन टू नॉन जीरोज आर कंसिडर एज सिग्निफिकेंट फिगर। आया समझ में? ओके, थर्ड पॉइंट क्या है? द जीरो ऑन द लेफ्ट ऑफ द फर्स्ट नॉन जीरो। लेफ्ट कौन सा है? हाँ, लेफ्ट मतलब ये है ना, इसको लेफ्ट ले लेते हैं, इसको राइट ले लेते हैं, ठीक है। अब यहां क्या लिखा है? द जीरोस ऑन द लेफ्ट ऑफ द नॉन जीरो। अब ये नॉन जीरो है कि नहीं? इसके लेफ्ट साइड के जो जीरोस होंगे तो उनको सिग्निफिकेंट फिगर में लेंगे? नहीं लेंगे, क्योंकि इनको कंसिडर ही नहीं कर रहे अपन। अभी ये जीरो भी है तो उसकी कुछ वैल्यू है क्या? नहीं है, 5 रुपीज, इसका वैल्यू 5 रुपए ही है, इनका वैल्यू आने वाला है, ठीक है। तो पहले इसकी बात कर रहे हैं हम। द जीरोस विच इज प्लेस्ड ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द नॉन जीरो। क्या लिखोगे? द जीरो इट इज प्लेस्ड ऑन द लेफ्ट साइड, इसके लेफ्ट साइड में। ये क्या है? ये नॉन जीरो है। सो विच इज प्लेस्ड लेफ्ट साइड ऑफ द नॉन जीरो आर कंसिडर एज नॉन सिग्निफिकेंट, मतलब ये सिग्निफिकेंट फिगर में कंसिडर नहीं किए जाएंगे, इनको नहीं करेंगे। तो यहाँ पे लिखा हुआ है zeros on the left of the first non-zero are not significant। समझ में आया? They are not considered in significant figure। क्लियर? तो इसका पॉइंट कैसे बनाओगे? The zeros are placed on the left side of the non-zeros। आया समझ में? जो जीरोस प्लेस किए गए हैं वो लेफ्ट साइड में प्लेस किए गए हैं नॉन जीरो के, तो उनको सिग्निफिकेंट फिगर हम कंसिडर नहीं करेंगे। आया समझ में? अब उसी का पॉइंट अगर उल्टा कर देंगे तो क्या लिखेंगे इसके लिए? द जीरोज, ये लेफ्ट साइड है, ये राइट साइड है, द जीरोज विच इज प्लेस्ड ऑन द राइट साइड ऑफ द नॉन जीरो। आया समझ में? मैं जो बोल रहा हूं आपको समझ में आ रहा है? द जीरोज विच इज प्लेस्ड ऑन द राइट साइड ऑफ द नॉन जीरो, ये नॉन जीरो है और इसके राइट साइड में प्लेस किया गया है, उनको सिग्निफिकेंट फिगर में कंसिडर किया जाएगा। आया समझ में? क्लियर? तो हमारे कितने पॉइंट हो गए अभी? हाँ, ये सब 4 पॉइंट हो गए, बस इतना ही लिखना है आपको एग्जाम में। क्लियर है आपको? कुछ डाउट है इसमें? देखो, फर्स्ट पॉइंट क्या बोला था? ऑल नॉन जीरोस आर कंसिडर एज सिग्निफिकेंट फिगर। नॉन जीरोस डिजिट भी बोल सकते हो, नॉन जीरो डिजिट्स आर, हाँ, नॉन जीरो डिजिट्स आर कंसिडर एज सिग्निफिकेंट फिगर। उसके बाद मैंने बोला था द zeros are present between the two non-zeros are considered as significant figure। The zeros which is present on the left side of the non-zeros are considered as non-significant, and the zeros which is present on the right side of the non-zero it is considered as significant figure। Clear? चारों पॉइंट मैंने जितना इजी हो सके आपको बताया है। आप इसको एग्जाम्पल के तौर पे आप एक एक पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट याद रख लेना, कोई भी XYZ वैल्यू लेनी है, ये फर्स्ट पॉइंट है, ये नॉन जीरोज है सारे। द जीरोज विच इज प्रेजेंट बिटवीन दिस टू, ये सेकेंड पॉइंट है, ये थर्ड पॉइंट है, और ये फोर्थ पॉइंट है। ये आप खुद के लैंग्वेज से भी बना सकते हैं पॉइंट्स। आया समझ में? और बाकी तो लिखा हुआ है आपके सामने। ओके, अभी हमारे सामने ये प्रॉब्लम 2.7 है। इसमें आप देखो, यहाँ ABC ये ऐसे क्वेश्चंस दिए हुए हैं। हमें क्या करना है? बस हमें देखना है और इन रूल्स को इन पे अप्लाई करना है और बताना है कि हाउ मेनी
सिग्निफिकेंट फिगर्स आर देयर इन दिस क्वेश्चन, ठीक है। फर्स्ट वाला देखो, इसमें आपको 4.065 दिया है, तो जो जीरो भी है वो तो बीच में ही है ना, तो क्या कंसिडर, कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे? 4, तो आंसर कितना होगा? 4। ओके, सेकेंड बी, बी में क्या है? 0.32। अब जीरो इट इज प्रेजेंट ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द नॉन जीरो, ये दोनों नॉन जीरो है, इसके लेफ्ट साइड में है वो, तो इसको कंसिडर नहीं करेंगे जीरो को, तो दो को ही कंसिडर करेंगे, 32 को, 0.32 को कंसिडर करेंगे तो कितना आएगा? आंसर आएगा 2। ओके, नेक्स्ट सी, सी में 4, 4 होंगे ना? ओके, इसमें 1, इसमें 4 कैसे होंगे? हाँ, 2 कैसे होंगे? 4.0 है, तो उसको हम जीरो राइट साइड में है ना, इस रूल के हिसाब से वो इधर है, तो ये 2 होगा। ओके, नेक्स्ट, कितने हैं? सब राइट साइड में ही है इधर, तो ये 7 होंगे। ओके, इसमें देखो सब राइट साइड में है, 6। इजी है क्या? अगर ये 3 मार्क के लिए आ गया तो अच्छा है, 3 मार्क तो ऐसे ही मिल जाएंगे ना। वो देखने में लगता है कि भाई 6 पॉइंट्स दिए हुए हैं क्वेश्चन, अब उसमें भी तुम्हारी क्लास में मैं गारंटी से बोल रहा हूँ ये बच्चे करते ही नहीं है क्वेश्चन। तुम्हारे जो 11th में है, मैंने डाला था एग्जाम में, मैंने लास्ट ईयर स्टूडेंट्स को दिया है, लिटरली गलत किया है सब ने। अब बताओ इसमें क्या डिफिकल्ट है? ये तो इतना इजी है सर, फिर भी रॉन्ग। तो इजी दिखने में इजी है, जब एक बार आप समझ लोगे तो इजी लगेगा, लेकिन जिन स्टूडेंट्स को नहीं पता है वो तो कोई भी वैल्यू वो लिख ही नहीं पाएंगे इसको, ऐसा सीन है। आपको रूल समझ में आ गए इसलिए आप इजीली आंसर दे रहे हो, लेकिन जिनको रूल नहीं पता है वो तो फिर कैसे आंसर करेंगे? आया समझ में? उनको समझ ही नहीं आएगा इसमें करना क्या है, पहली चीज़ तो समझ में आया एग्जाम में। अगर आपको सिग्निफिकेंट फिगर ये वर्ड लिखा हुआ आया तो आपको वैल्यूज लिखनी है ऐसे, ठीक है? हाँ, ई का, ई का 2 ना, ये जो है इसको कंसिडर नहीं करते। क्यों नहीं करते मैं बताता हूँ। अभी जैसे मान लो ये 4.0 इंटू 10⁻⁻⁴ है, तो आंसर क्या आएगा? 0.00040, यही आएगा, आएगा कि नहीं? क्योंकि पावर माइनस में है, तो ये जो जीरो है ये तो लेफ्ट साइड में, ये जो 10⁻⁻⁴ है उसकी वजह से ये जीरो आया है ना, तो बाकी बचे हुए कितने वैल्यूज है? 4 जीरो, तो इसी को कंसिडर करेंगे अपन। आया समझ में? सेम कंडीशन इसमें भी आ रही है, देखो। तो ये 10⁻⁻5 अगर लिखा हुआ है उसको कंसिडर नहीं करेंगे। अगर मान लो ये अगर 10⁻+4 होता तो 4.0 इंटू 10⁻+4, इसकी वैल्यू बताओ मुझे, कितने आएंगे? 4 होगा, क्योंकि 4 के आगे कितने जीरो लगाने वाले अपन? अरे 4 के आगे 4 नहीं होगा, 5 होगा, 5 होगा। 4 के आगे 4 जीरो लगेंगे ना। 4 जो है 10,000 से मल्टीप्लाई हो रहा है, ये 10⁻4 का मतलब होता है 10,000, 10⁻3 का मतलब होता है 1,000, पता है ना आपको? तो ये कितना है? 10,000 है, तो 4 इंटू 10,000 कितना होता है? 40,000। तो 40,000 के आगे कितने जीरो लगते हैं आपको पता होगा? तो कितने हो गए? 1 2 3 4 5, 5, ठीक है। तो ये भी हो सकता है एग्जाम में, ऐसे भी आ सकते हैं। ओके, नेक्स्ट। अब नेक्स्ट आपको राउंड ऑफ का रूल तो पता होगा कि आप जब परसेंटेज आपके निकाले होंगे आपने, तो आपको राउंड ऑफ के रूल्स पता है? क्या रूल्स होते हैं राउंड ऑफ के? अगर मान लो आपके परसेंटेज, मैं एग्जांपल के तौर पे ले रहा हूँ, अगर मान लो आपके परसेंटेज आए 7, जैसे आपके 80.4 आए फॉर एग्जांपल, क्या कंसिडर करोगे? 80, क्योंकि वो 5 से कम है ना। और अगर पेट्रोल पंप पे भी सेम सीन होता है, आपको पता नहीं होगा इस रूल के बारे में, पर मैं उस रूल को ही फॉलो करता हूँ। जैसे मुझे पेट्रोल भरवाना है, तो मुझे मान लो 800 का पेट्रोल भरा होना, 40 का, तो मैं उनको 800 रुपये ही करता हूँ, वो 40 पैसे नहीं करता हूँ। लेकिन अगर वो 50 के ऊपर गया तो फिर उनको करना पड़ता है वो 1 रुपये भी एक्स्ट्रा,
आया समझ में? रूल के हिसाब से वो, हाँ वो एक्चुअली कैसा है, उनके लिए 50-50 पैसे भी मैटर करते हैं, लेकिन वो रूल के हिसाब से। हाँ, अरे 1 लीटर 1 लीटर की बात नहीं कर, अरे मैं वो रूल्स वो उसकी बात ही नहीं कर रहा हूँ मैं तुमको रूल समझा रहा हूँ राउंड ऑफ का। अब सुनो, अभी क्या होता है, जैसे मान लो यहाँ पर बस बस बस, अभी यहाँ पर वैल्यू है 800 पॉइंट्स, एग्जाम्पल के तौर पे ले रहा हूँ, यहाँ पर है 55, तो ये राउंड ऑफ कैसे होगा, 800.6 कर सकते हैं इसको, ये 5 जो है इधर शिफ्ट हो जाएगा, होता है कि नहीं ऐसा रूल? अरे राउंड ऑफ करते हैं कि नहीं अपन, ये 5 को ये 6 हो जाता है अगर एक ही डिजिट लिखना है आपको। इसमें कुछ वैल्यूज ले लेते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास ये वैल्यू है 46.32 है आपके पास, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, 46.32 को क्या लिखेंगे राउंड ऑफ करके? 46 से लिखेंगे, क्योंकि वो वैल्यू 50 से कम है, 50 के ऊपर गई तो उसको फिर 47 कर देंगे। अभी जैसे ये देखो 52.87 किसी को परसेंटेज आया, मान लो 52.8 आया, तो उसको कितना बताते हैं फिर हम, 52.9, जैसे एक डिजिट कर रहे हैं तो वो 9 हो जाएगा, आया समझ में? ये 7 जो है ये इधर आ जाएगा, तो 5 के ऊपर वैल्यू गई तो वो वैल्यू बढ़ जाती है राउंड ऑफ में, और 5 के नीचे रही तो वो वैल्यू हाँ घट जाती है, या फिर उसको हम माइनस कर देते हैं, वही जो भी है, जैसे 46.32 है, अभी जैसे यहाँ पे 2 है, एग्जाम्पल के तौर पे ले रहा हूँ, ये 2 है, इस 2 की वैल्यू रहेगी क्या राउंड ऑफ के लिए? नहीं, तो इसको या तो 46 पॉइंट क्या लिखेंगे, 3 लिखेंगे, या 46 ही लिख देंगे। 3 क्यों? क्योंकि वो 2 की कोई वैल्यू नहीं है राउंड ऑफ करने के बाद, लेकिन अगर यहाँ पे 46 पॉइंट, अगर मान लो 36 होता तो फिर इसको राउंड ऑफ करके क्या करते हैं हम, 46.4 कर देते हैं, आया समझ में? ये राउंड ऑफ के रूल्स होते हैं। अभी आपको क्या करना है, ये प्रॉब्लम 2.8 है, इसमें आपको बताना है कि यहाँ पर कैसे राउंड ऑफ आएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर ए देखो, ये क्वेश्चन दिया गया, राउंड ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग टू द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स। ओके, ए जो है उसमें लिखा है 1.2223, ए में क्या लिखा है 1.223, तो क्या हो जाएगा देखो, अब इसमें अगर ध्यान दोगे तो जो थर्ड डिजिट है वो 5 से कम है, बराबर, थर्ड डिजिट क्या है, 5 से कम है, और अगर हम सिर्फ ये दो वैल्यू लिखनी है तो इसको क्या लिखेंगे, जैसे 1.223 है, एग्जाम्पल के तौर पे ले रहा हूं, तो ये भी 5 से कम है, ये भी 5 से कम है कि नहीं, तो इसको क्या लिखेंगे 1.2 ओनली, ये देखो आंसर लिखा हुआ है 1.2, बिकॉज इट इज लेसर देन 5। क्या हो गया, मैं स्टैंड अप कॉमेडी कर रहा हूँ क्या? तो मुझे लगा मैं कुछ और, ओके, अरे तुम ऐसे कुछ भी डिस्कस करोगे तो, ओके हाँ, ओके, बी वाला देखो 12.56 लिखा हुआ है, तो इसमें राउंड ऑफ करके क्या आ जाएगा, ये राउंड ऑफ होगा ऐसे, और आप में से कुछ ऐसे भी होंगे, सर वो 5 आपने क्या निकाल दिया क्या बीच में से, ऐसे भी है कुछ स्टूडेंट सोचने वाले कि वो 5.6 आंसर आ रहा है तो शायद 5 बीच में से निकाल दिया होगा, ऐसे भी सोचते हैं बहुत से स्टूडेंट, तो एक्चुअली ये राउंड ऑफ हुआ है यहाँ पे, है ना, तो क्या आ जाएगा 12.6, ये देखो, ठीक है। इसके आगे नेक्स्ट फटाफट बताओ, 122.2 हो जाएगा, क्योंकि राउंड ऑफ होके यहाँ पे हो जाएगा 2, ओके, ये 231.5, तो 231.5 को आप क्या लिख सकते हो, क्योंकि 5 तो 232 भी लिख सकते हो, आया समझ में, क्लियर है? तो एग्जाम में भी आया कर लोगे राउंड ऑफ, खाली राउंड ऑफ करके दिखाना है। ओके, क्वेश्चन प्रॉब्लम 2.6, मैं डायरेक्टली क्वेश्चन ही करवा रहा हूं। अब इसमें कैसा है, आपको एम्पेरिकल फॉर्मूला
एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालना आना चाहिए। और क्वेश्चन आप देख सकते हो कम से कम 1-1.5 पेज का आंसर है इसका, है या नहीं? आप खुद से पढ़ने की कोशिश करोगे नहीं समझ में आएगा। और ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है, चाहे वो सीईटी के लिए हो, चाहे वो जेई के लिए हो, नीट के लिए हो, सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक में से आता है ये परसेंटेज कंपोजिशन। और इसके आगे आने वाले जितने भी टॉपिक है सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है? तो कॉन्सेप्ट समझ लो। ओके, इसमें सबसे पहले तो एम्पेरिकल फॉर्मूला हम डिस्कस कर रहे हैं। तो एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या होता है? इट इज द सिंपलेस्ट रेशियो। अब मैं आपको एक एग्जांपल लेके बताता हूं। जैसे मान लो हमारे पास C12H22O11 है, या इसको एक एग्जांपल के तौर पे लेते हैं, C6H12O6 ले लेते हैं। चलो, C6H12O6 ये किसका फॉर्मूला है? ग्लूकोज का। किसका फॉर्मूला है? ग्लूकोज। ओके, अब ये तो इसका फॉर्मूला है जो कि उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, ये तो पता होगा आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है ये। लेकिन एम्पेरिकल फॉर्मूला वो होता है जो इसको सिंपलेस्ट फॉर्मूला में कन्वर्ट कर दे। जैसे कि हम इस वैल्यू को 6 से डिवाइड करते हैं, ये सबसे सिंपलेस्ट फॉर्मूला बन जाएगा, होगा कि नहीं? ये क्या बन जाएगा? CH2O, होगा कि नहीं? तो जो CH2O है उसको हम बोलेंगे एम्पेरिकल फॉर्मूला, द सिंपलेस्ट रेशियो ऑफ द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। आया समझ में? मैंने क्या बोला? जो सिंपलेस्ट रेशियो है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का, ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, इसका सिंपलेस्ट रेशियो ये है, तो ये एम्पेरिकल फॉर्मूला होगा। आया समझ में? क्लियर? क्या बोला मैंने? तुम तो ऐसे जूम करके देख रहे हो मुझे। तुम फेमस करवाओगे मुझे यूट्यूब पे जल्दी, हाँ? बस 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 बस, तुम्हारी आवाज नहीं जाएगी वैसे भी उसमें। ओके, यहाँ पर ये बस जो जो बोल रहा, ओके, ये अभी इधर ध्यान दो। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आपको पता होगा, जो नॉर्मल फॉर्मूला लिखते हैं यही मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। एम्पेरिकल फॉर्मूला सिंपलेस्ट रेशियो से आता है। जैसे अगर मान लो इसमें 6 कॉमन है, कॉमन है कि नहीं है? देखो, अगर तो डिवाइड कर सकते हैं, तो डिवाइड करने पे क्या होगा? CH2O आएगा, तो इसको हम बोलेंगे एम्पेरिकल फॉर्मूला। अब इसका स्टेटमेंट बना रहा हूं मैं। स्टेटमेंट क्या होगा? द एम्पेरिकल फॉर्मूला इज द सिंपलेस्ट रेशियो ऑफ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। आया समझ में? मैंने क्या बोला? एम्पेरिकल फॉर्मूला जो है सिंपलेस्ट रेशियो होता है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का। आया समझ में? सो डिफाइन भी वही लिखा हुआ है, द सिंपलेस्ट रेशियो ऑफ एन एटम ऑफ द कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट इन द मॉलिक्यूल इज कॉल्ड, या आप ऐसे भी लिख सकते हो, द सिंपलेस्ट रेशियो ऑफ द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज नथिंग बट द एम्पेरिकल फॉर्मूला। ये भी आप एग्जाम में लिख सकते हो, ठीक है? क्लियर है? सिंपलेस्ट रेशियो ये मैंने अभी जस्ट समझाया आपको। ओके, अभी क्या करना है? इस कॉन्सेप्ट को हमें अप्लाई करना है इसमें, लेकिन इसके लिए आपको जिस तरीके से ये सॉल्व किया गया है ये मेथड सही नहीं, मतलब मेथड आपके लिए सही नहीं है। मैं आप